ठीक है, एक सवाल और इसी से जुड़ा, इस वक्त की जो टैली है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है, 238 सीटें मिल रही हैं। यानी इस बार की जो सरकार होगी आपकी, वो अपने सहयोगी दलों के सहारे चलेगी, उनकी बैसाखी पर चलेगी। क्या इससे कुछ मुश्किलें आने वाली हैं? क्योंकि इस देश ने वाजपेयी जी की सरकार को भी देखा है किस तरीके से दिक्कतें होती थी गठबंधन की सरकार में। क्या हम वापस उसी दौर में जा रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको कार्यक्रम में कहूँगा, जुगाड़ की सरकार नहीं बल्कि स्पष्ट जनादेश की सरकार बनने वाली है। और जुगाड़ की सरकार जो है, वो जुगाड़ का जनघट जो है वो जनादेश के पनघट तक कोई भी नहीं पहुंचा पाएगा। आपको मैं स्पष्ट करता हूँ, लेट वेट एंड वॉच। जी, लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कुछ राज्यों में जो दोस्ती है वो दूसरे राज्यों में नहीं है, विपक्षी पार्टियों की या इंडिया की हम जब बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर दोस्ती तो रास आ रही है, वहां पर वो बढ़त बनाए हुए हैं और उन्हीं राज्यों में आप लोगों को नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये बात मैं ये नहीं कहता कि जो आपका रुझान है या जो इलेक्शन कमीशन के डिटेल्स आ रहे हैं उसके आधार पर जो आप कह रहे हैं, अभी आखिरी क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है, उसके आधार पर मैं अभी कोई, देखिए मैं मानता हूँ कि कोई जीत का जश्न और हार का हाहाकार अभी नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे चर्चा कर रहे हैं। टीवी डिबेट्स में आप बहुत कम आते हैं, थोड़ा वक्त निकाला कीजिए। और आप इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है फाइनल टैली का। बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की लगातार जारी। और चलिए इसी बीच आपको और अपडेट दे दे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और खबर यह है कि जिस तरह से बढ़त बनाई हुई है दोनों ही अलायंस ने, वो उसको लेकर अपडेट आपको दे दे। 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। फिलहाल इसी बीच बड़ी अपडेट आ रही है, 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव के रुझानों के बीच इस वक्त की बड़ी अपडेट, यानी कांग्रेस दफ्तर पर हलचल शुरू हो गई है और अब 10 जनपद जा रहे हैं राहुल गांधी। अपने सहयोगियों का रुख हम करेंगे और उनसे जानेंगे इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी का पार्टी मुख्यालय में पहुंचना, मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है वो अब झलक रहा है कि भाई देखिए इस बार स्थिति ऑल इज वेल। 10 जनपद जा रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी मां से मिलने जा रहे हैं, सोनिया जी से। उनका कार्यालय जो वो 24 जनपद है। हाँ। तो इसलिए हमें इस पर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब इस तरह के बहुत अच्छे उनके हिसाब से परिणाम आए हैं, तो जाहिर है कि दोनों को बैठेंगे और वहाँ पर अभी शायद हो सकता है कि कुछ और पार्टी के बड़े नेता भी आ जाएं और चर्चाएं अब शुरू हो जाएंगी, अब उनमें कंसल्टेशन शुरू होंगे। सर, क्या टॉकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं? मनोज सर, पिछली बार 50 के आसपास थी, इस बार कांग्रेस 100 सीटों के आसपास है, दुगनी हो गई है। टॉकिंग पॉइंट्स क्या होंगे? मतलब किन मुद्दों पर मंथन करेंगे? देखिए, बहुमत से तो दूर है अभी। नहीं, बहुमत से दूर हैं, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस, अगर उनके पिछले साल की परफॉर्मेंस देखें उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी है। जो भी स्ट्रेटेजी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की थी, जिसको कि कांग्रेस ने लीड किया, राहुल गांधी ने लीड किया, मेरे ख्याल से वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो हैं, सक्सेसफुल हैं। और हम देखें अनुराग की एनडीए का अगर हम टैली देखें तो एनडीए के भी टोटल नंबर थोड़े कम हुए हैं और वही बीजेपी के भी नंबर कम हुए हैं। और ये नंबर अगर आप देखें तो 240 प्लस माइनस हैं अभी बीजेपी के। हाँ। तो मेरे ख्याल से बीजेपी की जो परफॉर्मेंस, बीजेपी को जो अपेक्षा थी उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और मार्केट में और जो पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर्स थे जो कि बीजेपी को कम सीट दे रहे थे, लेकिन इतनी कम सीटें तो मेरे को लगता नहीं कि किसी ने भी दी होंगी। किसी ने कल्पना नहीं की। हाँ, किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। बीजेपी के अंदर भी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी कम सीट आएंगी। और भले ही एनडीए की सीट 290 है अभी, लेकिन ऐसा था कि मोदी जी ने जो पैरामीटर सेट कर दिए थे, वो पैरामीटर्स को देखते हुए बीजेपी की फाइट सिर्फ बीजेपी के साथ थी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई बीजेपी के 238 हैं, कांग्रेस के 98 है, तो बीजेपी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो लोगों के का जो माइंडसेट है, लोगों का जो सोचना है, उसमें बीजेपी ने एक पैरामीटर सेट करे हुए हैं कि भाई ठीक है 273 तो बीजेपी के अपने दम पर आएंगे। उससे आगे की बात कर रहे हैं। हाँ, उससे आगे की बात करें। और अभी क्योंकि इलेक्शन में काउंटिंग काफ़ी हो चुकी है और अभी भी 35 सीटें उस नंबर से कम हैं। तो मेरे को लगता है कि ये कोई परफॉर्मेंस बीजेपी के अपने हिसाब से भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। राहुल सर, इंडिया गठबंधन के लोग तो ये भी इस बात पर भी तो मंथन कर रहे होंगे ना कि भाई अगर हम वक्त रहते अपने गठबंधन के जो सारी बातें हैं उनको सुलझा लेते, ममता बनर्जी को मना लेते, नीतीश कुमार को ना जाने देते, तो शायद ये जो टैली है ये और ज्यादा बड़ी होती। वो सीधे सीधे सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते थे, क्योंकि आंकड़े अभी तक हमें जो बता रहे हैं, जो रुझान है कि बीजेपी और ये एनडीए को 67 सीटों का नुकसान है और
इंडिया गठबंधन को 100 से ज़्यादा सीटों का फ़ायदा हो रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और ख़ास तौर पर ऐसी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, जिसने एक व्यक्ति, एक नेता की अजेयता और एक तरह से दिव्यता का बिल्कुल उसका ऐसा उद्घोष किया था कि उनको कोई छू ही नहीं सकता, जो टेफ्लॉन कोटेड लीडर। तो वो जो छवि है वो ध्वस्त हुई है। अब वो एक जीतने वाले ज़रूर हैं, नेता बने हैं, इस जीत का श्रेय उनको मिलेगा, लेकिन वो ऐसे नेता अब नहीं हैं जिसकी तुलना में कोई सामने नहीं है, जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अभी भी पंडित नेहरू के बाद तीसरे वो शख्स हैं जो देश के प्रधानमंत्री थर्ड टर्म में बन रहे हैं। निश्चय ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये एक कीर्तिमान उनके नाम हो जाएगा कि वो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो दूसरी उनकी कोशिशें थी कि वो नेहरू को कद काट कर अपना बहुत बड़ा बना लेंगे, शायद अब उस कोशिशों की मार्जिन तीसरी टर्म व्यर्थता, में पंडित नेहरू का भी कम हुआ था सर। अगर बीजेपी का कम हो रहा है तो वो पंडित नेहरू का भी थर्ड टर्म में कम हुआ था। बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन में ऐसा ही होता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति एक ही शिखर पर नहीं रह सकता अनंत काल के लिए। तो जो ऊपर जाता है वो कभी न कभी नीचे आता है, तो नीचे आने का चक्र और क्रम शुरू हो गया है। मयूरी, हमारे साथ बीजेपी नेता अनिला सिंह जुड़ गई। हाँ बिल्कुल। और अनिला जी, क्या लग रहा है आपको, ये तो अभी जो रुझान आ रहे हैं इसमें आप लोगों को बहुत नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी में अब अंदरूनी हलचल क्या है, क्या मंथन कर रहे हैं आप लोग? मेरी सबको राम राम। और मैं ये कहूँगी कि आज भी लोकतंत्र का एक पर्व है, ठीक है, नतीजे आ रहे हैं। वोट की ताकत क्या होती है ये वोटर दिखा देता है। पर एक महिला हूँ और महिला की शक्ति को जानती हूँ। आधी आबादी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, मोदी योगी में विश्वास दिखाया है, मुझे लगता है कि जो आंकड़े हम लगातार बोलते आ रहे हैं, जब तक एक क्लैरिटी आएगी, फुल क्लैरिटी आएगी, उसके आसपास हम जरूर दिखाई देंगे। तो बाकी तो ये जीत और हार तो जीवन में चलती रहती है ना। जो भी नतीजे आएंगे वो सर्वमान्य, वोटर जो है वो सर्वोपरि होता है। परंतु ठीक है, लोकतंत्र में अगर विपक्ष भी मजबूत हो रहा है तो अच्छी बात है ना। नहीं तो अनिला जी, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस कि आप कह रही हैं कि अभी हम 291 पर हैं लेकिन 400 पर पहुंच जाएंगे? नहीं, आसपास कहा मैंने कहा नहीं कि 400 पहुंच जाएंगे, पर आसपास डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होता है तो वो तो और अच्छी बात है ना, वो तो स्वागत योग्य है। लेकिन अब आप भी ये स्वीकार कर रही हैं कि चलिए आसपास ही पहुंच जाए वो जरूरी है, और विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये कह दिया गया था कि सफाया कर देंगे पूरी तरह से, विपक्ष रहेगा ही नहीं, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। तो अब आपको इन रुझानों के बाद लग रहा है नहीं, विपक्ष रहना चाहिए और हम पहुंच जाएंगे 400 के आसपास? नहीं, विपक्ष तो हमेशा से रहा है, ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष नहीं रहा है। पर विपक्ष की भूमिका क्या रहती है? कमजोर रहती है, मजबूत रहती है। जितनी मजबूत रहेगी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। फिर वो कौन लोग थे जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते थे? कांग्रेस की सोच का मुक्त, जो कांग्रेस की सोच रही है, आज भी हम उसी चीज पर कायम है। हमारा राष्ट्र जो है शायद टॉप इकोनॉमीज में होता आज, अगर ये कांग्रेस की रॉन्ग पॉलिसीज ना होती। अब सही ट्रैक पे है और मुझे पूर्ण विश्वास है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और मजबूत करेंगे भारतवर्ष। वीरेंद्र वशिष्ठ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, अब बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, अच्छी बात है, यानी मजा आएगा, तो मतलब आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है ये तो? दिक्कत ये है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग, क्योंकि इनको केवल एक ही चीज़ सिखाई जाती है, झूठ बोलो। जो हमारे कत्ल की साजिश और कत्ल करना चाहते थे अब बच गए तो हमसे दोस्ती की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि कभी भी भाजपा ने ये चाहा हो कि देश में विपक्ष रहे। ये 10 साल का शासन इनका विपक्ष के नेता के बगैर रहा, तो ये लोग तो चाहते नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चले। मैं भारत की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं हमेशा कहता था कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अहम और वहम होता है तो भारत की जनता वो निकाल देती है, किसी को भी। तो जहाँ तक मैंने पहले भी कहा कि इस बार जो ये जनता, भारत की जनता और
मोदी के बीच में लड़ाई थी और भारत की जनता लड़ी और भारत की जनता ने बताया कि आप कितना ईडी, सीबीआई, आईटी सब व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर लो, पर भारत की जनता निर्भीक है। वीरेंद्र जी, आ रही हूं मैं आपके पास। अपडेट दर्शकों को दे दे। तिरुवनंतपुरम से राजीव निकले भाजपा के खिलाफ। चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं सर, जिसकी मनु सर जिसकी हम बात कर रहे थे, 2 सीटों की बात कर रहे थे केरल में, अभी ये केरल से रुझान आ रहा है। बीजेपी का पिछली बार 13% वोट शेयर था केरल में। इस बार त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में अगर बीजेपी आगे चल रही है तो बड़ी उपलब्धि। पहली बार केंद्रीय मंत्री देखिए ये पहली बारी होगा कि केरल से बीजेपी को कोई सीट मिलेगी। और इस बारी आपने देखा होगा कि केरल में बीजेपी ने काफ़ी मेहनत करी और बीजेपी को उम्मीद थी कि वहाँ जो हिंदू वोट के साथ साथ जो क्रिश्चियन वोट है, क्रिश्चियन वोट को भी उन्होंने अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। और वहाँ बीजेपी को ऐसे लगता है कि लेफ़्ट का और बीजेपी का वोट बैंक कॉमन है। जब मैंने कहा कॉमन है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ जो कांग्रेस है, वहाँ कांग्रेस को जनरली मुस्लिम्स, वहाँ कांग्रेस मुस्लिम्स की फर्स्ट चॉइस है। तो बीजेपी को लगता था कि अगर ये हिंदू वोट लेफ़्ट से छिटक कर उनके पास आ गया तो बीजेपी वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है सर, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहूँगा, अगर बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, अगर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के ऊपर निर्भर रहकर सरकार बनाती है, आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए मेरे ख्याल से तो ये एक छोटी मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, चाहे वो टीडीपी है या चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, तो वो सारी की सारी पार्टियां अपनी पावर दिखाएंगी और कोई भी डिसीज़न जो बीजेपी यूनिलेटरली लेना चाहे तो उसमें बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। आपने देखा होगा कि बीजेपी का जो फर्स्ट टर्म था और बीजेपी का जो सेकंड टर्म था, इन 2 टर्म में बीजेपी ने काफ़ी टफ डिसीज़न लिए थे, चाहे वो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना हो या फिर चाहे वो नोटबंदी हो या आर्टिकल 370, ये काफ़ी सारे डिसीज़न ऐसे थे जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टी चाहिए। और आप ये देखें ना कि लोकतंत्र में एक नेता स्ट्रॉन्ग कब बनता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, नरेंद्र मोदी भी स्ट्रॉन्ग नेता तभी बनेंगे जबकि एक मेजॉरिटी उनके साथ होगी। और अगर जैसे अभी बीजेपी की टैली है 238, लेट अस अज्यूम कि 238 ही उनके फाइनल फिगर होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जो पहले टर्म में स्ट्रॉन्ग नेता थे, दूसरे टर्म में स्ट्रॉन्ग नेता थे, अगर तीसरे टर्म में जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग नेता वाली छवि उनके पास नहीं होगी। बिल्कुल। और एक अपडेट इसी बीच देते, मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर बढ़त बढ़ाई हुई है बीजेपी ने, यानी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है बीजेपी मध्य प्रदेश में। राहुल सर, 1 सीट ही तो थी बस कमलनाथ के पास, और अभी जो फिलहाल रुझान लग रहे हैं कि छिंदवाड़ा वो भी शायद जा रही है बीजेपी के लिए, यहाँ पर एक अच्छी खबर है। हाँ कि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 23% का अंतर था वोटों का, 23%। तो उसमें ये क्लीन स्वीप बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है, ये जैसे पहले था वैसे ही बनी हुई है। और वहाँ ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ कि कांग्रेस को वहाँ आश्चर्यजनक बढ़त मिले। लेकिन वैसे ही बीजेपी के दूसरे गढ़ राजस्थान को देखें तो स्थिति बिल्कुल अलग है। तो ये चुनाव, जैसे मैं बार बार कह रहा था, ये अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग चुनाव है। क्षेत्रीय मुद्दे, प्रादेशिक मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, लोगों के जीवन की, अपने जो उनका दैनिक जीवन का अनुभव है वो, उनकी जो चुनौतियां और कठिनाइयां उनको अनुभव हुई वो, लाभार्थी भी इसमें शामिल हैं। और लेकिन कुल मिला के कोई एक राष्ट्रीय आख्यान नहीं है जिसको बनाने की बहुत कोशिश प्रधानमंत्री और बीजेपी ने की। हमें दिख रहा है कि हर राज्य में स्थिति अलग अलग है। यानी ये राज्यों के अलग अलग चुनावों, अलग अलग मुद्दों पर राज्यों के चुनाव का एक समुच्चय हमको यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल। अनिला सिंह भी जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, क्या ये रिकवरी की ओर देखें या फिर मानते हैं कि ये क्लोज फाइट वाली मार्जिन अब कैलकुलेट करके चले हम? चीज तो स्पष्ट है, सरकार एनडीए की बन रही, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। तो जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि नहीं, और अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, आज दिन नहीं है एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार का कटाक्ष करने का। आज वो दिन है कि जो वोटर ने तय किया है उसको हम एक्सेप्ट करें एंड विद डिग्निटी एंड ग्रेस एक्सेप्ट करें। तो सरकार एनडीए की बन रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तीसरे टेन्योर में। नहीं, और ये भी मजबूत अनिला जी देखिए, अनिला जी, मैं अगर 1 घंटे पहले बीजेपी के जो मेहमानों से बात कर रहा था ना, सरकार एनडीए की बन रही है, स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिलता दिख रहा, ठीक है। बीजेपी 370, बीजेपी 300+, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। यानी आपने ये होप छोड़ दी ना, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे समझूं क्या कि आपने 300 से ऊपर का होप छोड़ दिया?
नहीं, मैं अभी आपकी बात से कहीं पे भी मैं उस पर मोहर नहीं लगा सकती ना। नहीं, मैं तो आपके जब तक स्टेटमेंट कि को कोट final कर रहा नतीजे हूँ। नहीं मैं तो आ मुहर जाते लगाने हैं, की आप बात ही नहीं कैसे कर रहा कह नीला सकते जी, हो मैं कि तो वो BJP कह रहा हूँ 300 पार्टी? एनडीए की बात आप कह रही थी ना, मैं बीजेपी के उस स्ट्रॉन्ग विल पावर की बात कर रहा था। आपके स्टेटमेंट में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिखा, इसलिए मैं पूछा। नहीं, मैं कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार, उस पे मैं स्टैंड करती हूँ कि नहीं करती हूँ? मैं स्टैंड करती हूँ जब तक बिल्कुल फाइनल नतीजे नहीं आते हैं। हम पहले से प्रिज्यूम क्यों कर लें, हाइपोथेटिकली क्यों प्रिज्यूम कर लें हम? हालांकि हमने 2014 नेता 2019 हूं मैं, बिल्कुल नहीं मैं अनिला जी आई एडमिट, और मुझे लगता है कि 2014 2019 हमने दोनों चुनाव को देखा है, और 10 बजे तक बीजेपी के प्रवक्ता वो क्लीन स्वीप की ओर बात करते थे, लेकिन इस बार आप लोगों का थोड़ा सा स्टेटमेंट कोट हुआ है, यानी इट्स अ गुड फाइट, इट्स अ गुड फाइट। बात है, विपक्ष और अगर मजबूत हो रहा है। लेकिन वीरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात ये कि आपके लिए खुशी की बात है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक ही सीट थी, अभी उस पर आप उस पे नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। इतनी मेहनत की थी, इतने सालों से, दशकों से आपकी सीट थी वो। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और अगर हम वहाँ भी, हाँ, इसलिए मैं स्वीकारने में कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि भारत की जनता के पास 2 ब्लॉक गए, एक का नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और एक भारत की जन भावना का, भारत का जन बंधन था जिसको इंडिया कहा गया। और इंडिया के लोगों ने भारत के संविधान के प्रति, भारत के समर्थन, भारत के सहयोग। वीरेंद्र जी, आता हूं आपके पास। राशिद अलवी साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राशिद साहब, एज एक्सपेक्टेड कहूं या और पॉजिटिवली इसे लेकर जाने की उम्मीद आप रखते हैं? देखिए, नतीजे जब सब शाम तक आ जाएंगे तो सच्चाई का पता चलेगा। अभी तो सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया सरकार बनाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी, हमारे प्रधानमंत्री दावा करते थे, बीजेपी की तो 240 सीटें मुश्किल से आ रही। एनडीए भले ही आप दिखा रहे हैं 290, लेकिन बीजेपी की तो 240 सीटें आ रही। इससे बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को सबक लेना चाहिए। सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये तो शाम तक पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा माहौल ख़राब किया इलेक्शन के अंदर, उससे मेरा सर शर्म से झुक जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आवाम बीजेपी के खिलाफ था, महंगाई आसमान छू रही। मुझे नहीं मालूम आपको कितना एहसास है, कितने लोग हैं जो एक वक्त का खाना खा रहे। महंगाई ने लोगों को तबाह कर दिया। जितनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं, मुझे ताज्जुब है कि इतनी भी क्यों आ रही, और ये भी उन्हीं स्टेट के अंदर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, बंगाल में देखिए, बिहार में देखिए, महाराष्ट्र के अंदर देखिए, बीजेपी की सीटें घटती चली जा रही। तो बीजेपी के लिए सबक लेने का वक्त है। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि हम और आगे बढ़ेंगे, और ये चुनाव बिल्कुल भी सत्ता हासिल करने का चुनाव हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो ये संविधान बचाने का, पार्लियामेंट की गरिमा बचाने का, हमारे लिए देश की जनता को एक मुसीबत से निजात दिलाने का, यानी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में भी देखने को तैयार हैं। इसमें जरूर कामयाब होंगे।